अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज ईकेट का लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। देखें, जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो हम उसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है बाई नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma है, ये आप लोगों को पता है। मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ है, मैथमेटिकल फॉर्म है। तो अब आप देखें, क्या मैं इस एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा v बाय डेल्टा t, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे m इंटू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, क्या मैं यानी डेल्टा v को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगी, और अगर मैं इनके साथ मास मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फाइनल मोमेंटम होगा, ये इनिशियल मोमेंटम होगा, डेल्टा टी होगा। तो क्या मैं नेट फोर्स को ऐसे लिख सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड नेट फोर्स। तो आपने नेट फोर्स की आज आप एक दूसरी डेफिनेशन सीख रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड नेट फोर्स। द रेट ऑफ change of momentum is called net force या force। तो हम इसको कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब है अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उस बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और बात समझना चाहते हैं और इस बात को कहते हैं इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? तो हम कहते हैं कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है, तो वो फोर्स बॉडी का मोमेंटम चेंज करता है। तो जितना बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। सो व्हाट इज इम्पल्स? इट इज द चेंज इन मोमेंटम। द चेंज इन मोमेंटम, the change in momentum is called impulse, ठीक है। अब देखें, दो बातें सीख लें। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा तो उसको कहेंगे फोर्स, अगर सिंपली चेंज इन मोमेंटम होगा तो उसको कहेंगे इम्पल्स। अब ये जो इम्पल्स होता है ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कितना अप्लाई किया, और दूसरा डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई किया। अगर आप एक बड़ा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं थोड़े से टाइम के लिए तो वो भी एक किस्म का इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा, या अगर आप एक छोटा सा फोर्स बहुत देर तक आप अप्लाई करते रहे हैं तो वो भी उतना ही इम्पल्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैथमेटिक्स में इस इम्पल्स को कहते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। The product of force and time is called impulse। इसको हम टेक्निकली impulse कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी, हम किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना चाहते हैं उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, पर कुछ बॉडीज हमारी ऐसी होती हैं जो ज़्यादा फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती और हम उनका मोमेंटम चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं बड़े टाइम के लिए। जैसे विकेट कीपर है, विकेट कीपर क्या करता है, एक मूविंग बॉल आता है और उस मूविंग बॉल का मोमेंटम जीरो करता है। तो विकेट कीपर वो जो बॉल कैच कर रहा है वो अपने हाथों से कर रहा है। अगर वो ऐसे करेगा, अगर वो ग्लव्स नहीं पहनेगा, डायरेक्ट उस बॉल को कैच करेगा तो टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा, बॉल सीधा आकर उसके हाथों में लगेगा तो उसके हाथों में चोट हो सकती है। पर आप इस चोट को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाएंगे। टाइम ऑफ कांटेक्ट कैसे बढ़ेगा? आप ग्लव्स पहनेंगे तो बॉल जो आएगा पहले ग्लव्स के साथ लगेगा, फिर आपके हाथ के साथ लगेगा। इस तरीके से आपका फोर्स जो है वो ठंडा हो जाएगा और आपके हाथ में कोई भी इंजरी नहीं हो सकती। इसी तरीके से जब हम मोटर बाइक पे ट्रेवल करते हैं तो हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट हम इसलिए पहनते हैं कि अगर कोई भी फोर्स
अचानक से कोई भी फोर्स अगर हमारे साथ स्ट्राइक करे तो पहले वो हेलमेट से स्ट्राइक करेगा। जब वो हेलमेट से स्ट्राइक करेगा तो उसका टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। जब फोर्स का टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है तो फोर्स ठंडा हो जाता है, और जब फोर्स ठंडा हो जाएगा तो हमारे लिए कोई भी सीरियस इंजरी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, इट्स यूनिट इज सेम एज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स का यूनिट और मोमेंटम का यूनिट सेम है, और इसका यूनिट भी न्यूटन सेकंड है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इम्पल्स का यूनिट और कौन सी क्वांटिटी का यूनिट सेम है, तो आप याद रखिएंगे मोमेंटम। और ये बात भी याद रखनी है कि विकेट कीपर wears gloves in order to increase the time of contact बढ़ाने के लिए। बाल पहले आके ग्लव्स के साथ स्ट्राइक करे, फिर उनके हाथों के साथ स्ट्राइक करे। तो यहाँ से हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और ये सारी बातें भी आप लोगों को याद रखनी है कि इम्पल्स क्या होता है। अब हम इस पे एक दो MCQs भी करेंगे, ठीक है। पर MCQs करने से पहले हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, और इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? तो हम कहते हैं इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो देन इट्स मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, द मोमेंटम of a system before and after collision is conserved if no net force acting on it। यानी अगर किसी सिस्टम पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उस सिस्टम का मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम रहेगा। कैसे देखें, अगर ये हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में दो बॉडीज हैं, हम कह रहे हैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये बॉडी आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो कोलिजन के दौरान क्या होगा, जितना ये बॉडी मोमेंटम लॉस करेगी उतना ये बॉडी मोमेंटम गेन करेगी। ये हम इस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि जितना एक्शन होता है उतना रिएक्शन होता है। ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपस में इक्वल होते हैं, तो जितना इस बॉडी का मोमेंटम लॉस होगा, सपोज ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, अगर बॉडी 1 जितना मोमेंटम लॉस करेगी बॉडी 2 उतना ही मोमेंटम गेन करेगी, तो सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा। और कंडीशन ये है कि इस सिस्टम पे बाहर से कोई डिस्टर्बेंस एक्ट ना करे। और याद रखिएगा, ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर की कोई डिस्टर्बेंस एक्ट नहीं करती उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। The momentum of isolated system is always conserved, ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम का बेहतरीन एग्जांपल है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस is the example of isolated system। अब ये जो बात हमने ऊपर कही है आप लोगों को, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। सपोज करें ये बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये बॉडी सपोज करें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी। इस बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले u1 है, इसकी u2 है। हम कंसीडर कर रहे हैं कि u1 कम है, u2 ज़्यादा है, ये बॉडी स्लो मूव कर रही है, ये बॉडी फास्ट, तो यकीनन ये बॉडी आपस में क्या करेंगी,
ये बॉडी आपस में कोलिजन करेंगी, ये M2 है, ये M1, इन्होंने कोलिजन किया। कोलिजन के बाद अब हम कह रहे हैं कि ये जो हमारी M2 है इसकी स्पीड V2 बन गई है, और ये जो बॉडी है M1 इसकी स्पीड V1 बन गई है। तो अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, M1U1, ये मोमेंटम होगा इस बॉडी का, और इस बॉडी का मोमेंटम होगा M2U2। ये सिस्टम का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2। इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। M1U1 प्लस M2U2 ये है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, और ये है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एक बात का ख्याल रखिएगा, ख्याल आपको इस बात का रखना है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हमने अज्यूम किया था कि कोलिजन से पहले भी दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, और कोलिजन के बाद भी दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी। पर अगर कोलिजन के बाद ये बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, तो इसमें हम माइनस लगाएंगे। यानी अगर हम एक बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, बेसिकली ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब कोलिजन होगी तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी। पर होगा क्या, जितना इस बॉडी पे फोर्स लगेगा उतना इस बॉडी पे फोर्स लगेगा। उसकी वजह से जितना इस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा उतना इस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। इसीलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन के कौन से लॉ पे बेस्ड है, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। अब दो बातें हैं, एक आपसे पूछ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये कौन सा लॉ है, तो ये सेकंड लॉ है। और आपसे पूछ सकते हैं कि द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड इफ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ये कौन सा लॉ है, तो आप कहेंगे ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। यानी ये जो स्टेटमेंट है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। देखें, हमारे पास एक गन बुलेट सिस्टम है, गन बुलेट सिस्टम। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक गन है, सपोज करें ये एक किस्म की गन हो गई, और हम इस गन में से एक बुलेट फायर कर रहे हैं। स्पेशल गन है, ठीक है। इसमें से हमने एक बुलेट फायर की है, ये बुलेट है। इस बुलेट का मास mb है, इस गन का मास mg है। शुरुआत में दोनों स्टेशनरी थे, यानी शुरुआत का मोमेंटम जीरो होगा, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन जीरो। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, ये बुलेट जिस स्पीड के साथ जाएगी वो vb होगी, और ये गन जिस स्पीड के साथ जाएगी वो vg होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mb vb प्लस mg vg। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो इसको अगर वहाँ ले जाएं, mb vb माइनस mg vg। अब आपको पता है मास के साथ तो माइनस की साइन लगती नहीं है, इसका मतलब है बुलेट की वेलोसिटी और गन की जो वेलोसिटी होगी इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होंगे। यानी बुलेट अगर आगे की तरफ जाएगी तो गन पीछे की तरफ जाएगी, जिसको हम रिकॉइल कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब हम किसी भी गन से बुलेट फायर करते हैं तो गन रिकॉइल क्यों करती है, तो गन रिकॉइल इसलिए करती है ताकि मोमेंटम को क्या कर सके, कंजर्व। तो यहां पे मैं लिखता हूं व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड विद अ गन, गन रिकॉइल्स ड्यू टू कंजर्व द मोमेंटम। मोमेंटम को
कंजर्व करने के लिए गन जो है पिछले डायरेक्शन में जो है रिकॉइल करेगी। वो इसलिए करेगी ताकि मोमेंटम को कंजर्व कर सके। अब एक कॉमन सेंस भी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, बुलेट का ज्यादा होगा या गन का ज्यादा होगा? आपको पता है दोनों का मोमेंटम सेम है मैग्नीट्यूड के हवाले से, पर आपको पता है कि भाई गन का मास ज्यादा है। अगर गन का मास ज्यादा है तो गन की स्पीड जो रिकॉइल की होगी वो कम होगी, यानी गन जो है वो कम स्पीड के साथ रिकॉइल करेगी, बुलेट जो है वो बहुत तेजी से आगे जाएगी। तो यहाँ से भी आपसे एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से समझें। और इसी तरीके से एक और भी बात है, वो बात मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। मोशन ऑफ रॉकेट, मोशन ऑफ रॉकेट जो है ये भी न्यूटन थर्ड, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है, या हम कह सकते हैं कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, अब होता क्या है, ये रॉकेट होता है, इस रॉकेट में गैसेस बर्न होती हैं। जैसे ही गैसेस बर्न होती हैं तो ये बाहर निकलती हैं, तो जैसे ही ये बाहर निकलेंगी तो इनकी वजह से एक अपथर्स्ट फोर्स क्रिएट होगा, ये एक्शन होगा तो ये उसका रिएक्शन होगा। और अब होता क्या है, ये जो आपके पास जो रॉकेट होता है, बेसिकली इसमें गैसेस जो हैं वो मतलब इसमें जलती हैं। तो यहाँ पे हम मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज होता है वो मास कम होने की वजह से, फ्लू गैसेस का यानी इस रॉकेट का मास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। यानी यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mv, इसको हम लिख सकते हैं mv। v क्या है यहाँ पे? v का m यहाँ पे क्या है? m का यहाँ पे मतलब है कि अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड या अमाउंट ऑफ मास डिक्रीज या अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, बर्न्ड इन 1 सेकंड, कि कितना मास गैस का बर्न्ड हुआ 1 सेकंड में। अब आपको पता है ये फोर्स का फार्मूला ma होता है, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा mv अपॉन कैपिटल M। यहाँ पे जो छोटा m है इसका मतलब है मास ऑफ गैस बर्न पर सेकंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखें ना, एक्चुअली हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे डेल्टा नहीं दिया, हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और ये जो डेल्टा m/t है इसको कलेक्टिवली मैंने m कहा है। m का मतलब है मास ऑफ गैस बर्न पर सेकंड, और v का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, और m का यहाँ पे मतलब होगा मास ऑफ रॉकेट। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि रॉकेट में जो एक्सेलरेशन होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रॉकेट में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होगा। अब हम इस पे कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे, तो आप नोट कर लें। अच्छा, आप कुछ MCQs देख लें जो आपके प्रीवियस पेपर्स में भी आए हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, देखें फ्री फॉलिंग बॉडी पे जो फोर्स एक्ट करता है उसका नाम वेट होता है। और हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, तो हम इसको कहेंगे वेट। दूसरा क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, दिस स्टेटमेंट इज टेकन फ्रॉम न्यूटन्स डैश लॉ। तो हमने बताया था ये सेकंड लॉ से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है अब 50, ये मेरा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ चुका है, इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल था।
A 50 Newton force is acting on body for 1 millisecond. Find the impulse. तो you know impulse is what? It is a product of force and time. फोर्स 50 न्यूटन है। अब देखें स्टूडेंट थोड़ा सी जल्दबाजी कर देते हैं, वो मिली सेकंड को कन्वर्ट नहीं करते। मिली सेकंड मीन्स 10⁻³ अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.05 होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा जो वो 0.05, यानी इसकी 1 0 अगर हम कम कर दें तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ बॉडी हैविंग मास 20 किलोग्राम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इफ 20 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम किसको कहते हैं? फोर्स को। और इस बॉडी पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? 20, तो इसका ऑप्शन बी 20 होगा। और आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैसे भी फोर्स का यूनिट होता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब ये देखें 100 ग्राम bullet is being fired with a gun of 10 kilogram kg at a speed of 50 meter per second. Find the speed of recoil of gun. तो मैंने आपको बेसिक लॉजिक बताया था, mg vg is equal to mv vb। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए होती है, तो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। मास ऑफ गन का मास कितना है? 10, और रिकॉइल की स्पीड फाइंड करनी है। मास ऑफ बुलेट कितना है? 100 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना है। जब किलो में करेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी 50 है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 जब यहाँ 10 इसको डिवाइड करेगा तो 0.5 हो जाएगा। इसका मतलब है जो बुलेट रिकॉइल करेगी वो 0.5 मीटर पर सेकंड से करेगी। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम जो होता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी देख लें, अ 5 किलोग्राम बॉल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। A 5 kilogram ball is moving with the speed of 10 meter per second and collide with wall and bounce back with same speed. Find the change in momentum. Option A 0, option B 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखें, पहले इसका मास 5 था और इसकी स्पीड 10 थी। ये समझें, ये वॉल है, ये पहले यहाँ जा रहा था स्ट्राइक करने के बाद यहाँ। तो अगर आप वापस वाली वेलोसिटी को अगर आप कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, तो जाने वाली वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे नेगेटिव। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे होता है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। इसका मास कितना दिया गया है? 5। फाइनल वेलोसिटी आपने प्लस ली है, इनिशियल वेलोसिटी आपने नेगेटिव ली है डायरेक्शन की वजह से। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी ये प्लस का 10 होगा। 10 और 10 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये 100 हो जाएगा। तो इसका मोमेंटम 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड चेंज होगा। अब देखें, इसी पे आपको एक न्यूमेरिकल और भी दे सकते हैं। अगर आपको कहें द टाइम ऑफ कांटेक्ट विथ वॉल इज, सपोज करें टाइम ऑफ कांटेक्ट विथ वॉल 2 सेकंड है। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड वॉल ऑन द बॉल। तो आप क्या करेंगे? फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा P बाय डेल्टा T होगा। तो आप 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। पर यहाँ पे वो सीन नहीं था तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन के हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन
और दूसरे को कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? अच्छा, फिर ये जो इनइलास्टिक कोलिजन होती है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं सिंपली, यानी हम कहते हैं ठीक है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, और इसको सिंपली कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इनको भी हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करेंगे इलास्टिक कोलिजन। सो व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? तो हम कहते हैं अ कोलिजन इन विच total momentum of the system and total kinetic energy of the system before and after collision remains conserved। तो हम कहेंगे the collision in which total kinetic energy and total momentum of system before and after collision remains conserved। यानी इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होगा, तो ऐसी कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहा जाएगा। इलास्टिक कोलिजन एक किस्म की आइडियल कोलिजन होती है, या हम इसका एग्जांपल देते हैं, हम कहते हैं कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होती है उसको इलास्टिक कोलिजन हम कहते हैं। और अब हम दूसरी कोलिजन डिस्कस करेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज इनइलास्टिक कोलिजन? तो हम कहते हैं द कोलिजन इन विच ओनली मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड बट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, द कोलिजन in which total momentum of system before and after collision remains conserved but its total kinetic energy is not conserved। इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व रहेंगे, काइनेटिक, और इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम सिर्फ कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन और एक को कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। देखें, अगर कोलिजन हुई और कोलिजन के बाद बॉडीज आपस में अटक गए, यानी बॉडीज आपस में मिल गई, जैसे ये देखें, ये एक बॉडी है और ये एक लाइटर बॉडी है। अगर ये इसके साथ इसने जाके कोलाइड किया और कोलिजन के बाद ये बॉडीज जो हैं ये आपस में मिल गई हैं, तो हम इस कोलिजन को कहेंगे परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। यानी परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडीज स्टिक अप विथ ईच अदर, ये आपस में अटक जाती हैं। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल में कहा जाए कि बॉडीज आपस में अटक गई हैं तो समझें वो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है। और परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन भी याद कर लें, m1u1 m2u2 इज इक्वल टू, अब कोलिजन के बाद, ये मोमेंटम कोलिजन से पहले है, कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या होगा, दोनों बॉडीज का मास जो है हम वो सम कर देंगे, क्योंकि कोलिजन के बाद जो है दोनों बॉडी आपस में अटक जाएंगी, तो हम दोनों को एक मास कंसीडर करेंगे और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे v। ये इक्वेशन किसके लिए है? ये इक्वेशन है परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये आप नोट करें, तो फिर हम डिटेल में इलास्टिक कोलिजन के केसेस डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन।
तो सपोज करें ये हमारे पास बॉडीज हैं m1 और m2। m1 जो है वो u1 के साथ मूव कर रही है और m2 जो है वो u2 के साथ कोलिजन से पहले मूव कर रही है। अब सपोज करें इन्होंने आपस में कोलिजन की और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। जनरल इक्वेशन कैसे बनेगी? अब सपोज करें हम v1 फाइंड करना चाहते हैं, यानी हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं बॉडी 1 की आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन v1 फाइंड करने का फार्मूला होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2। यानी यहाँ पे डिफरेंस रखेंगे, यहाँ पे सम रखेंगे, इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगी। इस तरीके से अगर आप सेकंड पार्टी की वेलोसिटी फाइंड करना चाहें, m2 की फाइंड करना चाहें, तो अब आप यहाँ पे पहले m1 माइनस m2 कर रहे थे, अब आप करेंगे m2 माइनस m1 और नीचे m1 प्लस m2 होगा। यहाँ पे पहले u1 लिख रहे थे, अब यहाँ पे आप u2 लिखेंगे। यहाँ पे पहले आप m2 लिख रहे थे, अब यहाँ पे आप m1 लिखेंगे। तो ये इक्वेशन आपको एज इट याद करनी है, ठीक है। ये v1 फाइंड करने की, ये v2 फाइंड करने की। तो इस इक्वेशन से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपसे इक्वेशन पूछेंगे, कभी कभी आपको कंडीशन देंगे। सपोज अगर मैं आपको कंडीशन दे दूं कि भाई u2 जो है वो स्टेशनरी है, यानी m2 बॉडी जो है वो स्टेशनरी है, एक हमारे पास बॉडी है वो जाके इसके साथ स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। अब बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो अब ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो बॉडी है ये रेस्ट में है। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आपसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं भी आपसे एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा। एक बात जरूर याद रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन जब भी होगी ना, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये अप्रोच है और ये यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों दी है? क्योंकि ये सेपरेशन की। ये बात थोड़ी सी समझ लें। सपोज करें ये 5 किलोग्राम की बॉडी है, ये 3 किलोग्राम की बॉडी है, ये 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही थी, ये 2 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही थी। तो ये इसको क्या करेगी? अप्रोच। इनके अप्रोच की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 3। कोलिजन जब होगी ना, तो इसकी स्पीड, यानी अब इस तरीके से इनकी स्पीड हो जाएगी। सपोज करें अगर इसकी स्पीड हो गई, सपोज कर लेते हैं 1.5 और इसकी स्पीड हो जाएगी 4.5। मतलब अब क्या होगा, ये 3 मीटर पर सेकंड से ये बॉडी इसको अप्रोच कर रही थी। कोलिजन के बाद क्या होगा, 3 मीटर पर सेकंड से ये बॉडी इससे दूर होती जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, यानी रिलेटिव स्पीड हमेशा सेम रहेगी अप्रोच की और सेपरेशन की। अब हम स्पेशल केसेस करेंगे, स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के स्पेशल केस। तो पहले एक केस में हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडीज के मासेस इक्वल हैं। इस बॉडी का मास भी m है, इस बॉडी का मास भी m है, और इसकी वेलोसिटी वो u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है कोलिजन से पहले। याद रखिएगा, जब दो बॉडीज के मासेस सेम होंगे और वो आपस में इलास्टिकली कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन के बाद वो क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे। तो मैंने लिखा है when two bodies having same masses and collide each other, then after collision these will exchange their velocities। exchange मतलब इसकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले u1 थी और इसकी u2 थी। कोलिजन के बाद क्या होगा, इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो u2 हो जाएगी और इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो u1 हो जाएगी। सपोज करें ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, दोनों बॉडीज के मासेस सेम है। कोलिजन से पहले इसकी स्पीड थी 10, इसकी स्पीड थी 5। अगर इन दोनों बॉडीज के मासेस सेम है तो कोलिजन के बाद क्या होगा, इस बॉडी की स्पीड 5 हो जाएगी और इस बॉडी की स्पीड जो है 10 हो जाएगी। जैसे मैंने इक्वेशन में लिखा है, मैंने लिखा है v1, कोलिजन के बाद वाली जो स्पीड होगी इस बॉडी A की वो कहलाएगी v1 और ये u2 के बराबर होगी, और जो v2 होगी वो u1 के बराबर होगी, यानी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें कि ये स्टेशनरी है और ये बॉडी मूव कर रही है, ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, तो जब ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ जो बॉडी मूव कर रही है,
ये जब इसके साथ जाके स्ट्राइक करेगी तो बॉडी ए रेस्ट में आ जाएगी और बॉडी बी 10 मीटर पर सेकंड के साथ आगे जाएगी। ये भी एक किस्म का एक्सचेंज हुआ ना, क्योंकि ये रेस्ट में थी, ये मूव कर रही थी। कोलिजन के बाद क्या होगा, ये रेस्ट में हो जाएगी और ये मूव करने लगेगी। तो ये इक्वेशन भी मैंने लिखी है, यानी देखें आप u1 u2 0 है, कोलिजन के बाद क्या हुआ v1 0 हो गई और v2 u1 के बराबर हो जाएगी। तो ये सीन होगा। अब यहां देखें केस नंबर 2। अच्छा, इसमें मैंने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों टेक्स्ट बुक के कवर कर लिए हैं। अब ये देखें, व्हेन लाइटर बॉडी m1 कोलाइड विद द मैसिव बॉडी m2 इन रेस्ट। अच्छा, अब लाइटर और मैसिव का मतलब समझें। इसका मतलब है m1 का जो मास है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू m2। ठीक है, यानी एक बॉडी का अगर मैं कहूं मास 1 ग्राम है और दूसरी का कहूं मैं 1000 किलोग्राम है, तो ये ऐसे कंपैरिजन होगा। इस केस में क्या होगा, यानी अब कंडीशन क्या है कि हमारी लाइटर बॉडी जाके कोलाइड कर रही है मैसिव बॉडी के साथ और वो मैसिव बॉडी रेस्ट में है। तो क्या होगा, ये कॉमन सेंस भी है, अगर ये लाइटर बॉडी मैसिव बॉडी के साथ जाके स्ट्राइक करेगी तो मैसिव बॉडी को तो कुछ भी नहीं होगा और ये लाइटर बॉडी जो है वो बाउंस बैक करेगी। जैसे हमारे हाथ में अगर कोई बॉल हो, अगर हम दीवार पे स्ट्राइक करें तो क्या होगा, दीवार को तो कुछ भी नहीं होगा, बॉल जो है वो वापस बाउंस बैक करेगा। तो देखें, द मैसिव बॉडी विल रिमेन्स इन रेस्ट, मैसिव बॉडी रेस्ट में रहेगी। However, the lighter body bounce back with same speed, यानी इस बॉडी को कुछ नहीं होगा, यानी v2 0 होगी और v1 जो है वो माइनस u1 होगी। माइनस u1 का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले वो इस डायरेक्शन में जा रही थी वेलोसिटी u1 के साथ, अब ये वापस तो आएगी, इसकी स्पीड सेम होगी पर इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसी तरीके से लास्ट केस देखें, व्हेन मैसिव बॉडी, अब मैसिव बॉडी को मैं m1 कंसीडर कर रहा हूं। व्हेन मैसिव बॉडी m1 कोलाइड्स विद लाइटर बॉडी, अब m2 को लाइटर बॉडी कंसीडर कर रहा हूं और अब ये लाइटर बॉडी जो है वो रेस्ट में है। m1 इज मच ग्रेटर देन m2। अब देखें, ये बॉडी जो आपकी है m2, ये बिल्कुल छोटी सी बॉडी है और ये रेस्ट में है और ये हैवी बॉडी जिसको मैंने m1 कहा है ये जाके इसके साथ कोलिजन करेगी। तो आपको पता है जब कोलिजन करेगी, जब लाइटर बॉडी से हेवी बॉडी जाके स्ट्राइक करेगी तो हेवी बॉडी को तो कुछ भी नहीं होगा। लाइटर बॉडी क्या होगी, ये बॉडी फ्लाई हो जाएगी, मतलब ये आगे चली जाएगी और इसकी जो अब स्पीड होगी वो इस बॉडी के स्पीड के डबल होगी। मतलब अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी कोलिजन से पहले और ये रेस्ट में थी, कोलिजन के बाद क्या होगा, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी और इसकी जो स्पीड होगी वो 10 के डबल यानी 20 हो जाएगी। जैसे मैंने यहां लिखा है, the massive body will move with the same speed in same direction, but lighter body will start move in forward direction with twice velocity of massive body, यानी v1 u1 ही रहेगी और v2 जो होगी वो twice of u1 हो जाएगी। तो ये सारे केसेस आप लिखें, अपने पास नोट करें, तो हम इस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा, अब जो हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया, अब हम उस पर कुछ एमसीक्यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, इसलिए बोथ ऑप्शन ठीक रहेगा। उसके बाद द कोलिजन इन विच ओनली मोमेंटम इज कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज नोन एज, ऐसी कोलिजन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अ बॉडी है हैविंग मास m1, ठीक है, ए का यानी ए का मास क्या है m1,
इज मूविंग विथ स्पीड u1 और इसकी स्पीड u1 है, कोलाइड विथ अनदर बॉडी b और दूसरी बॉडी b के साथ कोलिजन कर रही है जिसका मास m2 है और वो बॉडी रेस्ट में है। अनदर बॉडी b हैविंग मास m2 इन रेस्ट है, या ऐसे लिखिए इन रेस्ट, यानी इसकी स्पीड जो है u2 जो है 0 है। देन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉडी b, यानी आपको v2 चाहिए। तो v2 की इक्वेशन क्या थी? v2 की इक्वेशन थी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2 प्लस 2m1 m2 मल्टीप्लाइड बाय u1। जब आप u2 0 रखेंगे तो ये पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी की रिजल्ट क्या बचेगी? तो v2 बराबर होगा 2m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखें, अ मैसिव बॉडी A इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, मैसिव बॉडी मूविंग विथ द स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड कोलाइड विथ लाइटर बॉडी, लाइटर स्टेशनरी बॉडी B, यानी बॉडी B जो है वो लाइटर भी है स्टेशनरी भी है। इन रेस्ट आफ्टर कोलिजन द स्पीड ऑफ बॉडी B, तो हमने पढ़ा था कि जब लाइटर बॉडी रेस्ट में है उसके साथ जाके मैसिव बॉडी स्ट्राइक करेगी तो लाइटर बॉडी की स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी एज कंपेयर टू मैसिव बॉडी। तो मैसिव बॉडी की स्पीड 20 है, 20 का डबल करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखें, टू बॉडीज A एंड B हैविंग इक्वल मासेस, दोनों के मासेस इक्वल हैं। द बॉडी A इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड एंड कोलाइड विथ बॉडी B इन रेस्ट, देन आफ्टर कोलिजन। अब जब दोनों बॉडीज के मासेस सेम होंगे तो अब क्या होगा? A पहले मूव कर रही थी और B स्टेशनरी थी, तो अब कोलिजन के बाद क्या होगा? A स्टेशनरी हो जाएगी और B उसी स्पीड के साथ मूव करेगी। तो ऑप्शन देखें, बोथ बॉडीज विल बी स्टॉप्ड, ये गलत है। बॉडी A विल बी स्टेशनरी, ये सही है। बॉडी B विल मूव विद द स्पीड 10 नहीं, स्पीड कितनी के साथ मूव करेगी? 15 के साथ। बॉडी B विल मूव विद स्पीड 15, तो इसलिए हम कहेंगे B भी सही है और D भी सही है, इसलिए ऑप्शन E सही होगा। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का सिलेबस जल्दी से जल्दी हो जाए। आप लोग इनको अच्छे तरीके से नोट करें अपने रजिस्टर में, और आज काशिफ टेस्ट भी अपलोड करेगा चैप्टर 3 की, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर इंशाल्लाह कल कोई नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।